हेलो एवरीवन, एक्सेल कंपटीशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग 68वीं बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था 2023 में उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। टोटल इसमें 150 प्रश्न होंगे, जिसमें से 140 प्रश्न जीके और जीएस करेंट अफेयर्स के होंगे और बाकी के जो 10 प्रश्न होंगे वो मैथ और रीजनिंग से संबंधित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन। तो अनुच्छेद 14 में दो वाक्यांश दिए गए हैं। पहला वाक्यांश है कानून के समक्ष समानता और दूसरा है कानूनों का समान संरक्षण। तो ये जो कानून के समक्ष समानता है ये ब्रिटिश मूल का एक नकारात्मक दृष्टिकोण है। इसका मतलब है कि कानून के सामने कोई भी व्यक्ति चाहे अमीर हो या गरीब ऊपर नहीं है। दूसरा है कानूनों का समान संरक्षण। तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यह एक सकारात्मक दृष्टिकोण है जो कहता है कि समान परिस्थितियों में लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। तो जो कानून के समक्ष समानता होगा वो ब्रिटेन से होगा और कानूनों का समान संरक्षण यदि पूछे तो हमारा आंसर होगा यूएसए। ठीक है, बाकी जो फ्रांस यहाँ पे दिया है तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को और संविधान 26 नवंबर 1949 को अपना करके तैयार हुआ था। और इस पूरी प्रक्रिया में संविधान सभा के कुल 11 सत्र आयोजित किए गए थे और लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया था। और इसके निर्माण पर उस समय लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। अगला प्रश्न है, राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विधानसभा के प्रति। तो संविधान के अनुच्छेद 164(2) के अनुसार राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। इसी तरीके से केंद्र सरकार में केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जो कि अनुच्छेद 75(3) में दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 73वें संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया, किन किन चीज़ों का विकेंद्रीकरण किया गया है? तो पहला ऑप्शन दिया है कि निर्णय लेने की शक्तियों का, तो ये सही है। पंचायतों को स्थानीय स्तर पर योजना बनाने और निर्णय लेने की शक्तियाँ दी गई। दूसरा है पूर्ण व्यवस्था का, तो ये भी सही है। एक त्रिस्तरीय संस्थागत संरचना, जैसे कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद की पूरी व्यवस्था का विकेंद्रीकरण किया गया। तीसरा है न्यायिक शक्तियों का, तो ये गलत है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को कोई मुख्य न्यायिक शक्ति जैसे कि अदालती कार्रवाई या दंडात्मक अधिकार नहीं सौंपे गए हैं। यह कार्य जो है अभी भी न्यायपालिका की ही अंडर में आता है। चौथा है प्रशासनिक शक्तियों का, तो ये बिल्कुल सही है। स्थानीय स्तर पर सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रशासनिक जिम्मेदारी पंचायतों को दी गई है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1, 2 एंड 4, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। इसके साथ ये भी ध्यान रखना है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया था और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, 11वीं अनुसूची, और इस 11वीं अनुसूची में पंचायतों के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत 29 विषय जैसे कि कृषि, भूमि सुधार, प्राथमिक शिक्षा इत्यादि शामिल किए गए थे। भारत में हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है। तो पहला देखिए, नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य, तो ये गलत है। राज्यसभा के सदस्य जनता द्वारा सीधे नहीं चुने जाते, वे अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। दूसरा है अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य, तो ये बिल्कुल सही है। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार राज्यसभा सदस्यों को चुनते हैं। तीसरा है भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, तो ये भी सही है। राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र से
12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत करते हैं। तो बी और सी दोनों ही सही है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है। पहला दिया है अपीलीय अधिकार क्षेत्र, तो ये बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 132 से लेकर के 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी अपीलीय अदालत है, जहां दीवानी, फौजदारी और संवैधानिक मामलों की अपीलें सुनी जाती है। दूसरा है मूल अधिकार क्षेत्र, तो ये भी सही है। अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच या दो राज्यों के बीच के विवाद सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं। साथ ही अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों के हनन पर भी मूल अधिकार क्षेत्र लागू होता है। तीसरा है कॉलेजियम प्रणाली, तो ये भी सही है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की वह प्रणाली जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के माध्यम से विकसित हुई है, उसे हम कॉलेजियम प्रणाली कहते हैं। तो ये भी सर्वोच्च न्यायालय से संबंध है इसका। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होना आवश्यक है। तो ऑप्शन ए 21 वर्ष हमारा राइट आंसर हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 243 F1A के तहत पंचायत का सदस्य या मुखिया का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। बाकी ये जो 25 वर्ष दिया है, ये लोकसभा और राज्यसभा के राज्य विधानसभाओं का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष आवश्यक है। 18 वर्ष जो दिया है मतदान करने की, ये न्यूनतम आयु है, जिसे 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा 21 से घटा करके 18 किया गया था। बाकी विधान परिषद अगर बोले MLC, ये था क्या, ये राज्यसभा नहीं है, ये लोकसभा, यानी कि MP प्लस MLA के लिए है 25 वर्ष। और यदि MP में सिर्फ लोकसभा का, राज्यसभा का 30 वर्ष होता है। और यहाँ पे जो दिया है MLC और राज्यसभा, इसके लिए होगा 30 वर्ष। और राष्ट्रपति और राज्यपाल, इसके लिए होगा 35 वर्ष। ठीक है। एक फैक्ट और याद रख लेना है कि 73वें संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की हैं, लेकिन बिहार पहला ऐसा राज्य था जिसने 2006 में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया था। क्वेश्चन है कि भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन है कि राज्य सरकार यदि उचित समझे तो एक जिले में एक से अधिक जिला फोरम की स्थापना कर सकती है। तो ये कथन उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत बिल्कुल भी सही है। यदि राज्य सरकार को आवश्यकता महसूस हो तो वह ऐसा कर सकती है। जिला फोरम के सदस्यों में से एक महिला होगी, तो पुराने और नए संशोधित नियमों के अनुसार भी जिला आयोग या फोरम में एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य प्रावधान रहा है, तो ये भी हमारा सही होगा। दूसरा है जिला फोरम उन शिकायतों पर विचार करते हैं जहां वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होता, तो ये कथन भी हमारा सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्लॉक स्तर निकाय। जिला स्तर पर पंचायती राज की शीर्ष संस्था काम करती है, जिसे जिला परिषद बोलते हैं, जिला परिषद। और ग्राम पंचायत स्तर जो है सबसे निचला स्तर, स्थानीय स्वशासन की इकाई काम करती है, जिसे ग्राम पंचायत कहा जाता है। और ब्लॉक स्तरीय निकाय में मध्यवर्ती या माध्य स्तर पर पंचायत समिति कार्य करती है, पंचायत समिति, जो कि ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच एक कड़ी का काम करती है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश किसने की थी। तो बलवंत राय मेहता समिति ने की थी 1957 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था। पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय विस्तार सेवा। तो इसकी शुरुआत जो हुई थी 2 अक्टूबर 1953 को हुई थी, जो कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम के बाद की कड़ी थी। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, इसकी शुरुआत बहुत बाद में वित्तीय वर्ष 1978 से 79 में की गई थी। तीसरा है सहयोग आंदोलन। तो यह एक सामान्य सहकारी दृष्टिकोण था, न कि पहला आधिकारिक सामुदायिक विकास कार्यक्रम।
तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भारत में सामुदायिक विकास का सबसे पहला आधिकारिक कार्यक्रम सामुदायिक विकास कार्यक्रम था, जिसकी शुरुआत जो हुई थी वो 2 अक्टूबर 1952 को की गई थी। अगला प्रश्न है, SEZ अधिनियम 2005 के उद्देश्य क्या है? तो SEZ इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का उत्पादन, तो ये बिल्कुल सही है। SEZ का मुख्य कार्य देश के भीतर व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाना है। वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा, तो ये भी सही है। वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने और विदेशी मुद्रा कमाने के लिए निर्यात बढ़ाना इसका मुख्य स्तंभ है। तीसरा, रोजगार निर्माण, तो ये भी सही है। उद्योगों की स्थापना से बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करना इसका एक मुख्य लक्ष्य है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, 1, 2 और 3। SEZ का पूरा नाम मैंने बता दिया आपको, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, हिंदी में विशेष आर्थिक क्षेत्र बोलते हैं। यह अधिनियम 2005 में पारित हुआ था और लागू कब हुआ था? तो 10 फरवरी 2006 से प्रभावी रूप से लागू हुआ था। अगला प्रश्न है कि कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? तो पहला देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP, तो यह किसानों को उनकी फसल की सुरक्षा की गारंटी देता है ताकि बाजार में कीमतों में गिरावट आने पर उन्हें नुकसान ना हो, तो ये एक नीतिगत उपाय है। दूसरा है बफर स्टॉक का रखरखाव, तो भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सरकार खाद्यान्नों का आपातकालीन स्टॉक रखती है ताकि कीमतों में स्थिरता बनी रहे, तो यह भी एक नीतिगत उपाय है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS, तो राशन की दुकानों के माध्यम से गरीबों तक सस्ता अनाज पहुंचाना विपणन और वितरण प्रणाली का हिस्सा है। तो चूँकि कृषि सुधार और विपणन को नियंत्रित करने के लिए सरकार ये तीनों ही उपाय को अपनाती है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था? तो वो था SVS राघवन समिति। तो इस समिति की सिफारिश पर पुराना एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम, जिसको शॉर्ट में MRTP एक्ट 1969 को समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह पर बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को लाया गया। यहाँ पे रंगराजन समिति दिया है, तो यह समिति मुख्य रूप से गरीबी रेखा के निर्धारण और वित्तीय समावेशन से संबंधित रही है। विजय केलकर समिति, तो यह समिति भारत में कर सुधारों और PPP मॉडल के मूल्यांकन से संबंधित थी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पहला है धूसर क्रांति, तो धूसर क्रांति जो है ये मिट्टी की उत्पादकता और उर्वरक के विकास से संबंधित है, यानी कि ये उर्वरक उत्पादन से होगा, ऑप्शन 4। उसके बाद है गुलाबी क्रांति, तो यह प्याज उत्पादन और फार्मास्यूटिकल्स और झींगा मछली उत्पादन से ये जुड़ी हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। फिर है रजत क्रांति, तो यह भारत में अंडों के उत्पादन में तेज़ी लाने के लिए शुरू की गई थी, तो इसका हो जाएगा 3। और लाल क्रांति जो है यह टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन 2। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए का 4, बी का 1, सी का 3, डी का 2, राइट आंसर ए हो जाएगा। इससे संबंधित एक और फैक्ट याद रखना है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो MS स्वामीनाथन है, स्वामीनाथन। और श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो वो हैं वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति मतलब दूध उत्पादन से संबंधित है। और पीली क्रांति इसमें नहीं दिया है, पीली क्रांति जो है वो तिलहन उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी? पहला है प्रथम पंचवर्षीय योजना, जो कि 1951 से 1956 तक चली थी। यह मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र के विकास और सिंचाई परियोजना पर केंद्रित थी और इसका मॉडल क्या था? तो हेरोल्ड डोमर मॉडल पर ये आधारित थी। उसके बाद है तृतीय पंचवर्षीय योजना, तो ये 1961 से लेकर के 1966 तक चला था। यह कृषि और बुनियादी उद्योगों पर आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनने पर केंद्रित थी। पंचम दिया है, ये 1974 से लेकर के 1978 तक ही था सिर्फ। इसका मुख्य नारा था गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता।
तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई हो जाएगा। तो जो ये मानव संसाधन विकास है, ये किस योजना का है? तो ये आठवीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1992 से 97 तक चली थी को मानव संसाधन विकास जैसे कि रोजगार, शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के मूल लक्ष्य पर ये केंद्रित माना जाता है। चूँकि विकल्प में 8वां दिया नहीं है तो हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अप्रैल से सितंबर 2022 के दौरान उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी के रूप में प्राप्त किया? तो ये सब करंट अफेयर्स का प्रश्न है, इसको जल्दी से ख़त्म करेंगे क्योंकि ये पुराना करंट अफेयर्स है, इसका कोई मतलब नहीं है अभी याद रखने का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। अगला प्रश्न है कि किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनियन बजट 1992 से 93 में। उस समय के जो वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बजट 1992-93 में उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन यानी कि LERMS, इसको बोलते हैं लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम, इसकी घोषणा की थी और इसके तहत दोहरी विनिमय दर प्रणाली शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला देखिए ऑप्शन दिया है कि विकास, तो ये बिल्कुल होगा। देश की उत्पादन क्षमता और सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाना हर पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य रहता है। आधुनिकीकरण, तो ये भी सही है। नई तकनीकों को अपनाना और सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव लाना योजनाओं का मुख्य स्तंभ है। आत्मनिर्भरता, ये भी होगा। और जो साहित्य दिया है ये नहीं होगा। साहित्य का विकास पंचवर्षीय योजनाओं के आर्थिक और बुनियादी ढांचागत मुख्य उद्देश्यों में से सीधे तौर पर ये शामिल नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी कि ऑप्शन 1, 2 और 3। तो इसमें ऑप्शन दिया नहीं है तो हम क्या टिक करेंगे? उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा NSSO। तो उपभोक्ता व्यय पर बड़े पैमाने पर घरेलू सर्वेक्षण करने की जिम्मेदारी जो है वो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय की है, जिसको NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, इसी डेटा का उपयोग गरीबी के आकलन के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत का व्यापार संतुलन माल और सेवाएं दिसंबर 2022 के लिए कितना है? तो ये था माइनस, यानी कि डिफिसिट में था 11.98 अरब अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020-22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत बिहार में दर्ज की गई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 4% ग्रामीण क्षेत्रों में और 6.5% शहरी क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है? तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के औद्योगिक आंकड़ों के अनुसार राज्य में पंजीकृत कारखानों और उद्योगों की संख्या सबसे अधिक पटना में है और पटना ऑप्शन में दिया नहीं है तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। पटना के बाद जो औद्योगिक इकाई है उसके मामले में बेगूसराय और मुजफ्फरपुर जैसे जिले अग्रणी है। बेगूसराय को बिहार की औद्योगिक राजधानी भी कहा जाता है क्योंकि वहाँ बरौनी रिफाइनरी और थर्मल पावर स्टेशन है। अगला प्रश्न है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण के 5 के अनुसार बिहार के लिंग अनुपात में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। यह 2015-16 में कितने से बढ़कर 2020-22 में इतना हो गया है? तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 यानी कि NFHS 5 के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार बिहार का लिंग अनुपात जो है 2015-16 में 1062 से बढ़कर के 1090 हो गया था। ध्यान रखना है कि ये जो 1062 और 1090 है यह NFHS के लिंगानुपात है। यदि 2011 का जनगणना के हिसाब से पूछे तो बिहार का जो लिंगानुपात क्या था 918, और यदि बाल लिंगानुपात पूछे तो 935। बाल लिंगानुपात में 0 से 6 वर्ष के बच्चे शामिल होते हैं, 918 और 935। अगला प्रश्न है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 20 से 21 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितनी रही है? तो ये है 2.5% आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? पहला दिया है कि भारत में सबसे कम विकास दर में से एक है जो 2.5% है। तो कोरोना काल के विशिष्ट संदर्भ में यह तथ्य आर्थिक सर्वेक्षण में दर्ज किया गया था, तो ये सही है। बिहार में अधिकतर प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है, तो सही है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है जहां उद्योगों की
कमी के कारण मुख्य रूप से प्राथमिक वस्तुएं जैसे कि अनाज, फल, सब्जी इत्यादि उत्पादित होती है। अगला है अर्थव्यवस्था का व्यावसायिक ढांचा ऊपर से स्थिर है, तो ये भी सही है। इसका अर्थ है कि श्रम बल का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी कृषि पर ही निर्भर है और क्षेत्रों के बीच रोजगार का स्थानांतरण बहुत ही धीमा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? तो राइट आंसर होगा बंगाल विभाजन, जो कि 1905 में हुआ था। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन की घोषणा के विरोध में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन शुरू हुआ था। यहाँ पे जो दिया है साइमन कमीशन के भारत आगमन, तो यह 1928 में हुआ था, जब काले झंडे दिखाकर साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे। उसके बाद होम रूल आंदोलन जो है ये 1916 में शुरू हुआ था। यह बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा स्वशासन प्राप्त करने के लिए चलाया गया एक संवैधानिक आंदोलन था। स्वदेशी आंदोलन की जो औपचारिक घोषणा हुई थी वो हुई थी 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में हुई थी और इसी याद में हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और इसी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बांग्ला लिखा था, जो आज बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। अगला प्रश्न है कि 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। तो 1906 के ऐतिहासिक कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे और इन्होंने ही कांग्रेस के मन से पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था और इसका लक्ष्य रखा था। एओहुम, तो ये 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी और वे इसके महासचिव रहे थे, अध्यक्ष कभी नहीं बने। गोपाल कृष्ण गोखले, तो इन्होंने 1905 के बनारस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और वे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था प्रजामंडल आंदोलन। ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। तो ब्रिटिश भारत में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन के समानांतर रियासतों के भीतर वहाँ के राजाओं के निरंकुश शासन के खिलाफ और लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग के लिए जो आंदोलन चला था उसे ही प्रजामंडल या लोक परिषद आंदोलन कहा गया था। ये जो राज्य जन आंदोलन है यह एक सामान्य शब्दावली है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। और जो स्वराज आंदोलन है यह मुख्य रूप से ब्रिटिश भारत में स्वशासन के लिए चलाया गया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो ये गलत है बिल्कुल। असहयोग आंदोलन के बाद गांधी जी को 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें 6 वर्ष की जेल की सज़ा सुनाई गई थी। हालांकि स्वास्थ्य कारणों से उन्हें 1924 में ही छोड़ दिया गया था। तो ये 10 मार्च 1922 होगा। पहला दिया है कि चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिया था, तो ये बिल्कुल कथन सही है। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के बाद गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। फरवरी 1916 में BHU के उद्घाटन समारोह में गांधी जी ने भारत में अपना पहला बड़ा सार्वजनिक भाषण दिया था। अगला प्रश्न है अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल हिलाल। तो यह एक उर्दू साप्ताहिक समाचार पत्र था जिसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में कलकत्ता से शुरू किया था और इसका मुख्य उद्देश्य मुस्लिम समुदाय में राष्ट्रवाद की भावना जगाना था। द कॉमरेड जो है यह अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र था जिसका संपादन जो मौलाना मोहम्मद अली द्वारा किया गया था, मोहम्मद अली। अगला प्रश्न है, हालांकि आप इसका याद रख सकते हैं, जमींदार जो है इस समाचार पत्र का संपादन मौलाना जफ़र अली खान द्वारा लाहौर से किया जाता था। जफ़र अली खान द्वारा लाहौर से। 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की? तो देखिए, पहला है
इतिहास की पुनर्व्याख्या करके और अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को पिछड़ा, आदिम और खुद प्रशासन करने में असमर्थ के रूप में चित्रित करने का खंडन करके। तो बिल्कुल ये सही है। ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारतीयों को आदिम और शासन करने में असमर्थ बताया था और भारतीय राष्ट्रवादियों ने इतिहास की पुनर्व्याख्या कर इस औपनिवेशिक धारणा का जोरदार खंडन किया था। दूसरा है कि भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर और लोगों से उनकी उपलब्धियों पर गर्व करने का आग्रह करके। तो ये भी सही है। राष्ट्रवादियों ने प्राचीन भारत की कला, विज्ञान, गणित और समृद्ध शासन प्रणाली जैसे मौर्य और गुप्त काल के बारे में लिखा ताकि लोग अपनी उपलब्धियों पर गर्व कर सकें। तीसरा है ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थिति को बदलने और संघर्ष करने के लिए लोगों से आग्रह करके। तो ये भी कथन सही है। इतिहास के माध्यम से यह दिखाया गया कि ब्रिटिश आर्थिक नीतियों ने भारत को कैसे कंगाल बनाया और लोगों से इस व्यवस्था को बदलने के लिए संघर्ष की अपील की गई। तो तीनों ही तरीके राष्ट्रीयता की भावना जगाने में सहायक थे, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछ रहा है। तो देखिए, पहला देखिए, आंदोलन में केवल उच्च जातियाँ और अमीरों ने भाग लिया, तो ये गलत है। इस शहरों में इस आंदोलन में मध्यम वर्ग, व्यापारी, क्लर्क और छात्रों ने बड़े पैमाने पर भाग लिया था। यह केवल उच्च जातियों और अमीरों तक सीमित नहीं था। दूसरा है, मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनावों का बहिष्कार किया गया था, तो ये भी गलत है। मद्रास की गैर ब्राह्मण की जस्टिस पार्टी ने काउंसिल चुनाव का बहिष्कार नहीं किया था। उनका मानना था कि काउंसिल में जाकर वे गैर ब्राह्मणों के अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। तीसरा है, हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया। प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। तो यह कथन पूरी तरीके से सही है। आंदोलन के दौरान चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे वकीलों ने वकालत छोड़ दिया था। चूँकि प्रश्न में सही नहीं है पूछा गया है, इसलिए कथन 1 और 2 गलत होने के कारण हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है कि एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिसे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र है वो कौन था? तो ये थे बाबा रामचंद्र। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो यह पूरी कहानी बाबा रामचंद्र की है। वे महाराष्ट्र के रहने वाले थे, फिजी में बंधुआ यानी गिरमिटिया मजदूर रहे और अवध विशेष करके प्रतापगढ़ जिला में आकर के रामायण के श्लोकों के माध्यम से अवध के किसानों को जमींदारों के खिलाफ एकजुट किया। यदुनंदन शर्मा कौन थे? तो ये बिहार के एक प्रसिद्ध किसान नेता थे जिन्होंने मुख्य रूप से गया और आसपास के क्षेत्रों में बकास्त भूमि आंदोलन का नेतृत्व किया था। बकास्त भूमि आंदोलन। और झिंगुरी सिंह, तो ये अवध के किसान आंदोलन के एक शुरुआती नेता थे जिन्हें बाबा रामचंद्र का साथ दिया था। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी हो जाएगा। सितंबर 1932 में पूना पैक्ट के बाद गांधी जी ने अछूतोद्धार और जातिवाद के खिलाफ काम करने के लिए अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना की, जिसका नाम बाद में बदल करके हरिजन सेवक संघ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? तो ये जून 1948 तक वापस लेने की घोषणा की थी। पहला जो दिया है अगस्त 1947 और 1948 जनवरी, ये दोनों ही गलत है। अगला प्रश्न है, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? तो ये की थी श्री कृष्ण सिंह ने स्वराज दल की स्थापना की थी। बाकी जो रामलाल शाह थे और बंकिम चंद्र मित्र, ये बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियों यानी अनुशीलन समिति से जुड़े थे, स्वराज दल से नहीं जुड़े हुए थे। बिहार के पहले मुख्यमंत्री जो थे श्री कृष्ण सिंह, इन्होंने फरवरी 1923 में बिहार में स्वराज दल की शाखा की स्थापना की थी और वे इसके नेता बने थे। बिहार में स्वराज दल की इस शाखा के जो अध्यक्ष वो थे नारायण प्रसाद और सचिव थे अब्दुल बारी। और राष्ट्रीय स्तर पर स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1 जनवरी 1923 को। किसने किया था? तो चित्तरंजन दास जो कि अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू जो कि सचिव थे, इनके द्वारा इलाहाबाद में किया गया था। अगला प्रश्न है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था? तो इन तीनों में से हमारा कोई भी राइट आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बिहार एक
भूमि आबद्ध राज्य है जहाँ समुद्र नहीं है, इसलिए यहाँ के लोगों ने नमक कानून तोड़ने के साथ साथ ब्रिटिश सरकार को चौकीदारी कर देने से साफ मना कर दिया था। तो चूंकि चौकीदारी कर हमारे ABC ऑप्शन में नहीं है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। और यदि राइट आंसर पूछे तो वो क्या होगा, चौकीदारी कर। अगला प्रश्न है कि श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था, तो राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। तो 1937 के चुनाव के बाद बिहार में कांग्रेसी सरकार बनी और प्रधानमंत्री, उस समय मुख्यमंत्री को ही प्रधानमंत्री कहा जाता था, श्री कृष्ण सिंह ने जेलों में बंद भारतीय राजनीतिक कैदियों को रिहा करने की मांग की, जिसे ब्रिटिश गवर्नर ने खारिज कर दिया और इसी विरोध में 15 फरवरी 1938 को सरकार ने इस्तीफा दे दिया। अगला प्रश्न है, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी, तो ये थे बतक मियाँ। ऑप्शन ए हो जाएगा। तो 1917 में जब महात्मा गांधी चंपारण में नील के किसानों की समस्या सुनने आए थे, तब एक ब्रिटिश नील बागान प्रबंधक इरविन ने गांधी जी को रात के खाने पर बुलाया और उनके दूध में जहर मिलाकर उनकी हत्या करने की साजिश रची। और बतक मियाँ वहाँ रसोइया थे, उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर गांधी जी को जहर वाले दूध के बारे में बता दिया और उनकी जान बचाई थी। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी, तो स्वामी विद्यानंद। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। तो असहयोग आंदोलन यानी 1920 से 22 के दौरान उत्तर बिहार, विशेष करके दरभंगा राज्य के इलाकों में स्वामी विद्यानंद ने किसानों को जमींदारों और ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ संगठित कर आंदोलन का नेतृत्व किया था। राजकुमार शुक्ल, तो इन्होंने 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी को चंपारण आने का न्योता दिया था और इनका संबंध मुख्य रूप से चंपारण सत्याग्रह से है। अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका तीनों में से कोई भी नहीं होगा, क्योंकि प्राचीन काल में गंगा नदी के जो दक्षिण के क्षेत्र है, विशेष करके बिहार में, उसको मगध बोला जाता था, मगध। चूँकि मगध इन तीनों विकल्प नहीं है, तो इसलिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। तक्षशिला, तो यह आधुनिक पाकिस्तान रावलपिंडी के पास स्थित प्राचीन गांधार महाजनपद की राजधानी थी। चोल, यह दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध राजवंश था। अनर्थ, यह प्राचीन काल में आधुनिक गुजरात के उत्तरी हिस्सों को कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए 1000 ईसा पूर्व। यहाँ पे दिया है 12,000, 6,000, 9,000, इन तीनों में से कोई नहीं होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेखों के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी, तो रुद्रदामन ने की थी। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। तो गुजरात के जूनागढ़ से प्राप्त रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में जारी पहला बड़ा अभिलेख था। इसके अनुसार शक शासक रुद्रदमन प्रथम ने मौर्य काल में बनी सुदर्शन झील के बांध के टूट जाने पर निजी खर्चे से उसकी मरम्मत करवाई थी। अगला प्रश्न देखिए कि झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियाँ किस कला का महत्वपूर्ण अवशेष हैं, तो ये गुप्त काल का। ऑप्शन हमारा हो जाएगा गुप्त कला का, ऑप्शन ए। तो गुप्त काल को भारतीय वास्तुकला और कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो झांसी का देवगढ़ दशावतार मंदिर जो भारत में पंचायतन शैली का शुरुआती उदाहरण है और जिसमें नागर शैली का शिखर है, तथा इलाहाबाद का गढ़वा किला मंदिर गुप्तकालीन कला और मूर्ति कला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ है ये 1556 में हुआ था, 1556 में। और यह युद्ध जो हुआ था वो अकबर, जिसका नेतृत्व बैरम खान ने किया था, और सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य यानी हेमू के बीच लड़ा गया था। अकबर प्लस हेमू। टीपू सुल्तान और मराठों के बीच ये युद्ध नहीं लड़ा गया था, ये जो दिया है ऑप्शन गलत है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, उल्लेख नहीं है, सही उल्लेख नहीं है, मतलब गलत वाला चुनना था। पहला देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी, ये कब हुआ था, 1526 में। फिर हल्दीघाटी का युद्ध, तो ये महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, और ये कब हुआ था, तो 1576 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किन के लिए किया जाता था, तो ये किया जाता था गाँव के
सरपंच के लिए। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राजस्व अधिकारी जो है ये केंद्रीय या प्रांतीय स्तर के बड़े राजस्व अधिकारियों को आमिर या मुशरिफ या मुस्तौफी भी कहा जाता था। गांव के लेखाकार गांव के स्तर पर बही खाता संभालने वाले स्थानीय पटवारी या ये लेखाकार होते थे जो चौधरी के अधीन काम करते थे। तो मुकद्दम, चौधरी, इवन खूत भी कहीं कहीं यूज होता है, खूत, ये तीनों गांव के सरपंच को कहा जाता था। तबकात अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इसने प्रसिद्ध ग्रंथ तबकात अकबरी, जिसे तारीख़ निजामी भी कहते हैं, की रचना की थी और इसे बहुत ही निष्पक्ष और संतुलित इतिहास माना जाता है, क्योंकि इसमें अबुल फजल की तरह अकबर की अत्यधिक चाटुकारिता नहीं मिलती है। बाकी जो अब्दुल हामिद लाहौरी है, इन्होंने पादशाहनामा लिखा था शाहजहाँ के काल में, पादशाहनामा। और गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा था अकबर के अनुरोध पर अपने भाई की जीवनी, हुमायूंनामा। ठीक है। और एक होता है तबकाते नासिरी, जिसे लिखा है मिन्हाजुस सिराज ने। अगला प्रश्न है, इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागालपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कृष्णदेव राय। ये तुलु वंश के महान शासक थे। इन्होंने अपनी माता नागला देवी के सम्मान में विजयनगर के पास नागालपुरम नामक एक उपनगर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी? तो ये सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। ये पटना वीमेंस कॉलेज की स्थापना 1940 में बिशप बीजे सुलिवन और सिस्टर ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल की मदर जोसेफिन द्वारा की गई थी और यह बिहार में महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा का पहला कॉलेज था। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोग का नेतृत्व किया था? तो ये थे सिरिल रेडक्लिफ। ऑप्शन हो जाएगा सी। तो ब्रिटिश सरकार ने भारत के विभाजन के समय पंजाब और बंगाल प्रांतों की सीमाओं को तय करने के लिए 2 सीमा आयोग बनाए थे। इन दोनों आयोगों के अध्यक्ष ब्रिटिश कानूनी विशेषज्ञ सिरिल रेडक्लिफ थे। इन्हीं के नाम पर भारत पाकिस्तान सीमा को रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि किसने बंगाल में महालवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी? तो ये था होल्ट मैकेंजी ने की थी। कब? 1819 में, और इसे 1822 के रेगुलेशन 7 द्वारा कानूनी रूप दिया गया था। इसमें महाल का अर्थ क्या होता है? गांव होता है, यानी पूरे गांव से सामूहिक रूप से टैक्स वसूलने का इसमें समझौता किया जाता था। बाकी जो यहाँ पे दिया है लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो ये जमींदारी व्यवस्था या अस्थाई बंदोबस्त भी कहते हैं। अस्थाई बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट बंदोबस्त। ये 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया गया था अस्थाई बंदोबस्त। अगला प्रश्न है, इसमें थोड़ा सा और डिटेल आप चाहें तो देख सकते हैं कि अस्थाई बंदोबस्त जो है वो 19% भाग पर लागू था, पूरे ब्रिटिश क्षेत्र के 19% भाग पर। उसके बाद जो होल्ट मैकेंजी का महालवाड़ी बंदोबस्त था ये 30% भाग पर, जिसमें पंजाब, मध्य प्रांत और पश्चिमी यूपी वाला भाग शामिल था। और जो रैयतवाड़ी था ये थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड द्वारा 51% भाग पर लागू किया गया था। इसमें सीधे किसान या रैयत से टैक्स वसूला जाता था। तो यहाँ पे लिख देता हूँ रैयत वाड़ी, ये थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त 1793, होल्ट मैकेंजी महालवाड़ी 1819 और उसके बाद थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो सबसे कम अस्थाई बंदोबस्त 30%, महालवाड़ी और 51% पर रैयतवाड़ी लागू था। नेक्स्ट है कि 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया? तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को जबरन शामिल करने के विरोध में महात्मा गांधी ने 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था। 17 अक्टूबर 1940 को। और आचार्य विनोबा भावे ने इसे महाराष्ट्र के
पवनार आश्रम से शुरू किया था। तो पवनार महाराष्ट्र राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी यहाँ पे जो दिया है खेड़ा जिले में नाडियाद गुजरात, तो यह स्थान 1918 के खेड़ा सत्याग्रह से संबंधित है। और पुन्नपरा वायलार जो केरल है यह 1946 में त्रावणकोर रियासत में हुआ एक प्रसिद्ध कम्युनिस्ट किसान विद्रोह था। और ये भी याद रखना है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के तहत चुने जाने वाले पहले सत्याग्रही थे आचार्य विनोबा भावे और दूसरे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। बिहार के संदर्भ में बिहार के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? श्री कृष्ण सिंह, और दूसरे थे अनुग्रह नारायण सिन्हा। तो ये दोनों फैक्ट याद रखना है। राष्ट्रीय स्तर पे विनोबा भावे और पंडित जवाहरलाल नेहरू, और बिहार के स्तर पे श्री कृष्ण सिंह और अनुग्रह नारायण सिंह। क्वेश्चन है कि 1918 में मोंटफोर्ट सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष सप्रू, जयकर और चिंतामणि टूट गए, जिन्होंने गठन किया। तो इन्होंने इंडियन नेशनल लिबरल फाउंडेशन ऑप्शन सी का गठन किया था। ये 1918 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का कांग्रेस के गरम दल ने विरोध किया, जबकि सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तेज बहादुर सप्रू, एम.आर. जयकर और सिवाई चिंतामणि जैसे नरमपंथी इसके पक्ष में थे। मतभेदों के कारण ये नेता कांग्रेस से अलग हो गए और इन्होंने इंडियन नेशनल लिबरल फाउंडेशन की स्थापना की थी। बाकी जो स्वराज पार्टी है तो इसकी स्थापना जनवरी 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। चित्तरंजन दास अध्यक्ष थे, मोतीलाल नेहरू इसके सचिव थे। भारत सेवक समाज सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इसकी स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। अगला प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? तो ये भेजा गया था किसके लिए? पहला दिया है कि एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए, तो ये गलत है। मिशन का मूल्य उद्देश्य सरकार स्थापित करना नहीं बल्कि उसके लिए रास्ता तैयार करना था। हालांकि बाद में अंतरिम सरकार बनी पर यह मुख्य मिशन एजेंडा का प्राथमिक कारण नहीं था। दूसरा है सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए, तो ये बिल्कुल सही है। कैबिनेट मिशन का प्राथमिक और मुख्य उद्देश्य भारतीय नेताओं से बातचीत कर शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए एक रूपरेखा और संविधान सभा का ढांचा तैयार करना था। तीसरा है पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग के ब्यौरों पर काम करने के लिए, तो ये गलत है। कैबिनेट मिशन ने स्पष्ट रूप से अलग पाकिस्तान की मांग को पूरी तरीके से खारिज कर दिया था। तो राइट आंसर क्या होगा? केवल 2, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शेर खान। तो 1537 से 38 के दौरान जब मुगल सम्राट हुमायूं ने बंगाल की तरफ कूच किया तब अफगान नेता शेर खान ने कूटनीतिक चाल चलते हुमायूं के सामने यह संधि प्रस्ताव रखा था कि यदि उसे बंगाल पर स्वतंत्र शासन करने दिया जाए तो बिहार मुगलों को सौंप देगा और सालाना 10 लाख दिनार देगा। हुमायूं ने पहले इसे मान लिया था पर बाद में बंगाल के शासक की अपील पर प्रस्ताव ठुकरा दिया, जिससे दोनों में दुश्मनी और बढ़ गई थी। अगला प्रश्न है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो देखिए इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, ओगो नाकू विधर्म। इसको 5 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पूरा डिटेल। तो ओ से उदंतपुरी और इसका स्थापना गोपाल ने किया था। ना से नालंदा और इसकी स्थापना कु से कुमारगुप्त ने। वी से विक्रमशिला और इसकी स्थापना धर्म से धर्मपाल ने किया था। तो हमें विक्रमशिला का पूछ रहा है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? धर्मपाल हो जाएगा। यदि उदंतपुरी का पूछता तो गोपाल हो जाता, और यदि नालंदा का पूछता तो कुमारगुप्त हो जाता हमारा राइट आंसर। इसके साथ साथ एक चीज़ याद रखना है देवपाल से संबंधित कि ये धर्मपाल का पुत्र था जिसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया, और जावा के राजा बालपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में एक बौद्ध मठ के लिए 5 गांव दान में दिए थे। किसके लिए? किसके अनुरोध पर? तो बालपुत्र देव के। ये कहाँ का था? इंडोनेशिया यानी जावा का ये शासक था। अगला प्रश्न है इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के प्रथम राज्यपाल थे सर जेम्स डेविड शिफ्टन। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए राइट आंसर। तो 1 अप्रैल 1936 को जब उड़ीसा बिहार से अलग हुआ तब आधुनिक बिहार प्रांत के पहले ब्रिटिश राज्यपाल सर जेम्स डेविड शिफ्टन बने थे, और इनका कार्यकाल था 1936 से 1937 तक। ठीक है,
तो ये ध्यान रखना है कि जब 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था तो बिहार में उस समय झारखंड शामिल था, क्योंकि झारखंड अलग कब हुआ है? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ है। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हुआ है, ध्यान रखना है इसको। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की और भी 2 पुस्तकें हैं, जैसे कि इंडिया डिवाइडेड, सत्याग्रह एट चंपारण और आत्मकथा। अगला प्रश्न है कि बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? तो ये है पादरी की हवेली, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना मूल रूप से 1713 में रोमन कैथोलिक मिशनरियों द्वारा की गई थी और बाद में 1772 में इसका पुनर्निर्माण आधुनिक रूप से किया गया था। अगला प्रश्न है कि दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, का जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भागलपुर। तो हिंदी सिनेमा के स्टार अशोक कुमार, जिन्हें प्यार से दादा मुनि कहा जाता था, कि इनका वास्तविक नाम कुमुदलाल गांगुली था और इनका जन्म 13 अक्टूबर 1911 को बिहार के भागलपुर शहर में हुआ था। राइट आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय ने। अगला प्रश्न है, गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य को पूरा किए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 576। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति ने 1 जनवरी 2020 होगा पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी किरीट पारिख समिति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त शहर रैंक से सम्मानित नहीं किया गया था? तो सूरत, भोपाल और नवी मुंबई, इन तीनों ही शहरों को 5 स्टार कचरा मुक्त शहर का दर्जा प्राप्त हुआ था। चूँकि तीनों को ये सम्मान मिला था, इसलिए दिए गए विकल्प में से हमारा होगा उपयुक्त में से कोई नहीं राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में किस स्थान पर पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो ये होगा ईटानगर, ऑप्शन बी राइट आंसर। ईटानगर कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। अगला प्रश्न है, किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया है? तो ये है हिमालय याक। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट आंसर ए। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो ये श्रीनगर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस आईआईटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया? तो ये गुवाहाटी में किया है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि 8 अक्टूबर 2022 को मनाए 90वें भारतीय वायुसेना दिवस पर 80 वायुयानों के घंटे भर का हवाई प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो यह होगा ऑप्शन सी सुखना झील, चंडीगढ़। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाता है? तो सितंबर को मनाया जाता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि चीन के तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के हाल ही में लॉन्च किए गए अंतिम मॉड्यूल का नाम क्या है? तो इसका नाम है मेंगटियन, ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा था? तो ये था मौना लोआ। मौना लोआ कहाँ है? तो यह हवाई में स्थित विश्व का, हवाई कहाँ है? तो यूएसए में है। हवाई एक द्वीप है, यूएसए का अधिकार है इस पर। यह विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है जो नवंबर 2022 में 38 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद अचानक फिर से फट गया था। इससे पहले यह 1984 में फटा था। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे हाल ही में उनके उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार मिला? तो ये है सेहान करुणा तिलक, ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी अंतरिक्ष और निरंतरता, ऑप्शन हो जाएगा सी। अंतरिक्ष और निरंतरता वर्ष 2022 के विश्व अंतरिक्ष सप्ताह की आधिकारिक थीम रखी गई थी, जो अंतरिक्ष में कचरे को कम करने और अंतरिक्ष के सुरक्षित उपयोग पर केंद्रित थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लैबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन सफलता का दावा किया था? तो ये था लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है,
कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ये था परमा क्राइसिस। ऑप्शन हो जाएगा ए। परमा क्राइसिस का मतलब होता है अस्थायी संकट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर COP27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन का शुभारंभ किया? तो ये स्पेन ने किया। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने निहोंसू के लिए GI टैग के लिए आवेदन किया था? तो ये जापान। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यह घोषणा की कि उसने अपने इक्वेलस अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया? तो जाक्सा ने, जापान का ये स्पेस एजेंसी है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का क्या नाम है? तो ये है ऑप्टिमस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया है? तो ये दरभंगा के कदीराबाद में बनाया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 19-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो शिवहर की है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020-21 के लिए नीति आयोग SDG रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना रहा है? तो ये 100 में से 52 स्कोर मिला है। राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है? तो ट्रैक साइकिलिंग को शामिल किया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक टैग से सम्मानित किया गया है? तो मिथिला मखाना इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वर्ष 2022 में पूछ रहा है, ध्यान रखना है। तो लंगट सिंह कॉलेज में खगोलीय वेधशाला, तो मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज की 106 साल पुरानी खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की लुप्त प्राय धरोहर सूची में शामिल किए जाने की खबरें में आई थी, परंतु आधिकारिक रूप से इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल नहीं किया था, तो ये नहीं होगा। बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर परिषद, तो इसे तो 2002 में ही शामिल किया गया था, ये 2022 का पूछ रहा है। नालंदा में नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल, तो इसे 2016 में शामिल किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान द्वारा वर्ष 2020 में व्यापार करने में आसानी में बिहार ने 36 राज्यों में रैंक कितनी हासिल की है? तो ये रैंक हासिल की है। ऑप्शन इनमें से कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वित्त मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा जारी BRAP 2020 रैंकिंग में राज्यों को पारंपरिक संख्यात्मक रैंक देने के बजाय श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था और बिहार को इमर्जिंग बिजनेस इकोसिस्टम श्रेणी में रखा गया था, ना कि कोई रैंक दिया गया था। अगला प्रश्न है, 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राजगीर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एसोसिएशन बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा की थी? तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेज़ी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर इतना प्रतिशत था, जो बढ़कर वर्तमान में इतना प्रतिशत हुआ है, तो 11.3 से 15.3 हो गया है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अटॉक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है? तो यहाँ से हमारा भूगोल का प्रश्न होता है। उसके पहले जो भी प्रश्न थे वो सब करंट अफेयर के थे, इसलिए मैंने जल्दी पढ़ के ख़त्म किया। हमारा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी काबुल नदी होगा। यह अफगानिस्तान की एक मुख्य नदी है। यह हिंदू कुश पर्वतमाला से निकलती है और पूरब की ओर बहते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है। अटॉक के पास यह पहाड़ी रास्ते छोड़ते ही सिंधु नदी में दाहिनी ओर आकर के मिल जाती है। आमू दरिया, तो यह मध्य एशिया की एक प्रमुख नदी है जो पामीर पठार से निकल करके अरब सागर में गिरती है और इसका सिंधु नदी से कोई लेना देना नहीं है। हेलमंद नदी, तो यह अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी है जो देश के भीतर ही हामू ने हेलमंद में ये समाप्त हो जाती है, एक दलदली झील में समाप्त हो जाती है। ये सिंधु की सहायक नदी नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन्यजीव अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया था? तो ये है प्रोजेक्ट टाइगर। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 1 अप्रैल 1973 को आधिकारिक तौर पर प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। यह दुनिया के सबसे सफल वन्यजीव अभियानों में से एक माना जाता है। लायन प्रोजेक्ट जो है ये शुरू किया गया था 1972 में। और सुंदरबन परियोजना, तो सुंदरबन के मैंग्रोव और पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण से जुड़ा हुआ है ये परियोजना, परंतु 1973 का जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर ही होगा।
तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन है कि यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, तो यह कथन गलत है। वायुमंडल की यह सबसे निचली परत है, सबसे ऊपरी परत को बोलते हैं बहिर्मंडल। उसके बाद है कि इस परत का तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है, तो ये भी गलत है। क्षोभ मंडल में ऊंचाई पर जाने पर तापमान घटता है, इसे सामान्य ह्रास दर कहते हैं, जो प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस घटता है। तीसरा है कि इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है, तो ये बिल्कुल सत्य है। ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई लगभग 8 किलोमीटर होती है और भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर होती है। इन दोनों का औसत लेंगे तो 26/2 यानी कि 13 औसत ऊंचाई हो जाएगा 13 किलोमीटर। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है पैंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं। तो पैंजिया के टूटने पर बने दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहते हैं, राइट आंसर भी हो जाएगा। तो भारत का प्रायद्वीपीय पठार, अफ्रीका महादेश, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका इसी के हिस्से हैं, गोंडवाना लैंड के ही हिस्से हैं। बाकी जो लॉरेशिया है इसको अंगारा लैंड भी बोलते हैं। तो यह अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार पैंजिया के टूटने पर जो उत्तरी भाग बना उसे लॉरेशिया और जो दक्षिणी भाग बना उसे गोंडवाना लैंड कहते हैं। लॉरेशिया में कौन कौन सा आता है, तो उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया इसमें शामिल था। और गोंडवाना लैंड का मैंने अभी बताया, भारत का प्रायद्वीपीय पठार, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अगला प्रश्न है कि आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक महाद्वीप किसके निकट स्थित है, हमें इस दिए गए में से चुनना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के निकट है। तो आर्कटिक क्षेत्र जो है पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के चारों ओर का क्षेत्र है, जबकि अंटार्कटिका महाद्वीप दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो उत्तर से दक्षिण के क्रम में ये चारों पूर्वोत्तर राज्य म्यांमार के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। यहाँ पे देखिए तीसरे ऑप्शन में त्रिपुरा जो है ये गलत हो गया है। अरुणाचल प्रदेश, असम और असम ये क्या है, दोनों के दोनों ये गलत हैं। इन असम की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है, यह बांग्लादेश और भूटान से इसकी सीमा लगती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नदमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है। तो ये है मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। तो भारत और श्रीलंका के बीच तमिलनाडु के तट पर स्थित यह रिजर्व समुद्री जैव विविधता में अत्यंत समृद्ध है। इसमें 21 द्वीप शामिल हैं और यहाँ प्रवाल भित्तियाँ, समुद्री घास, मैंग्रोव, लुप्तप्राय डुगोंग भी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं। तो CWG इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। CWG का मतलब क्या होता है, शुष्क शीत ऋतु मानसून प्रकार की जलवायु को बोलते हैं CWG। यहाँ पे जो AW दिया है यह उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु को दर्शाता है, जो मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत और दक्षिण बिहार के कुछ हिस्सों में पाई जाती है, झारखंड में भी ये पाई जाती है। DFC क्या है, तो ये ठंडी आर्द्र शीत ऋतु वाली लघु ग्रीष्म जलवायु को दर्शाता है, जो मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में मिलती है। तो कोपेन के अनुसार संपूर्ण गंगा का मैदान मुख्यतः CWG में है, लेकिन थॉर्नवेट और त्रिवार्था के वर्गीकरण में बिहार को क्रमशः 2 भागों में बांटा गया है। देखिए थॉर्नवेट का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थॉर्नथ्वेट भी बोलते हैं इसको। थॉर्नथ्वेट का है उत्तरी बिहार को CA-W एंड CB-W, और उसी तरीके से त्रिवार्था ने AW उत्तरी बिहार, CAW दक्षिणी बिहार में ऐसे विभाजित किया है इन्होंने, थॉर्नवेट ने और त्रिवार्था ने। अगला प्रश्न है कि भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है। तो ये है 12 समुद्री मील, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो अनक्लोज एक UNCLOS संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि के अनुसार किसी भी देश के प्रादेशिक या क्षेत्रीय जल सीमा उसके आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक होती है। एक समुद्री मील बराबर 1.85 किलोमीटर होता है। इसके अलावा 2 और चीज़ें हैं इससे संबंधित, एक है संलग्न
क्षेत्र कंटिगुअस जोन बोलते हैं। तो ये आधार रेखा से 14 समुद्री मील तक होता है, जहाँ देश को सीमा शुल्क वसूलने और पर्यावरण स्वच्छता से जुड़े अधिकार होते हैं। एक होता है स्पेस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक फैला होता है। इस क्षेत्र में भारत को नए द्वीपों के निर्माण, वैज्ञानिक अनुसंधान और समुद्री संसाधनों के दोहन का विशेष अधिकार होता है। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों से समृद्ध है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। कौन कौन से? तो दामोदर नदी घाटी जो है यह भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, झारखंड और पश्चिम बंगाल में विस्तृत है, जहाँ झरिया और रानीगंज जैसे प्रमुख कोयला ब्लॉक हैं। उसके बाद सोन नदी घाटी, तो ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश बिहार की सीमा से सटे सिंगरौली और उमरिया जैसे कोयला क्षेत्र इसी घाटी में आते हैं। फिर है महानदी घाटी, तो उड़ीसा का प्रसिद्ध तालचर कोयला क्षेत्र इसी घाटी के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला देखिए, यह वजन कम करने वाला उद्योग है, तो ये बिल्कुल सही है। गन्ना एक भार ह्रास वाली फसल है, क्योंकि काटने के बाद समय बीतने के साथ इसमें से सुक्रोज की मात्रा सूखने लगती है, इसलिए चीनी मिलें हमेशा गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के पास ही लगाई जाती है। दूसरा है महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में उभरा है महाराष्ट्र। तो पिछले कुछ वर्षों के उत्पादन चक्र में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बीच शीर्ष स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा रही है, और परीक्षा जो हुआ था 2022-23 में, तो महाराष्ट्र शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य के रूप में स्थापित था उस समय। ये भी सही है। उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी। ये 2022 के हिसाब से है, अभी चीज़ें बदल गई होंगी, तो ध्यान रखें। अगला प्रश्न है ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? इसको बोलते हैं मैंगो शावर्स। तो ग्रीष्म ऋतु के अंत में खास करके अप्रैल और मई के कर्नाटक और केरल के तटीय इलाकों में होने वाली मानसूनी पूर्व वर्षा को स्थानीय रूप से मैंगो शावर्स कहा जाता है, क्योंकि यह आम की फसल को जल्दी पकाने में बहुत मददगार होती है। ब्लॉसम शावर्स क्या है? तो इसे केरल में कॉफ़ी शावर्स भी कहते हैं, क्योंकि यह कॉफ़ी के फूलों को खिलने में मदद करती है। नॉर्वेस्टर्स क्या है? इसको काल बैसाखी बोलते हैं। यह पश्चिम बंगाल और असम में चलने वाली तीव्र विनाशकारी चक्रवाती हवाएं हैं, और इसकी वजह से वर्षा भी थोड़ी बहुत होती है। एक है चेरी ब्लॉसम। याद रखना है कि कर्नाटक में मानसून पूर्व की बौछार को चाय और कॉफ़ी के संदर्भ में चेरी ब्लॉसम या कॉफ़ी शावर कहा जाता है। ये ब्लॉसम शावर उसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन है वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? तो इसका आंसर होगा दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा, ऑप्शन सी। ये है क्या? तो सूर्य की किरणों से पहले पृथ्वी की सतह क्या होती है? गर्म होती है। और इसके बाद पृथ्वी स्वयं एक गर्म पिंड बनकर अंतरिक्ष की ओर ऊर्जा को विकिरित करती है, जो कि दीर्घ तरंगे के रूप में होता है। तो वायुमंडल में मौजूद जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, जैसे कि CO2, जलवाष्प, इन दीर्घ तरंगों को अवशोषित कर लेती हैं, जिससे वातावरण क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। यहाँ पे जो लघु तरंग सौर विकिरण दिया है, तो सूर्य से आने वाली ऊर्जा लघु तरंग के रूप में आती है, और हमारा वायुमंडल इन तरंगों के लिए काफ़ी हद तक पारदर्शी होता है, इसलिए आते समय यह वायुमंडल को ज़्यादा गर्म नहीं कर पाती है। परावर्तित सौर विकिरण, तो इसे एल्बिडो भी कहा जाता है, एल्बिडो, जो बिना अवशोषित हुए सीधे अंतरिक्ष में लौट जाती हैं, इसलिए यह गर्म नहीं करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? तो देखिए, पहला उत्तर प्रदेश दिया है, तो बिहार के 8 जिले उत्तर प्रदेश की सीमा को छूते हैं। 8 कौन कौन से हैं? तो रोहतास है, कैमूर है, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण। मैं यहाँ पे मैप लगा देता हूँ, आपको आसानी होगा। तो मैप में देख सकते हैं आप, ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ से कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिम चंपारण, और यहाँ छोटा सा जो हिस्सा दिख रहा है ये रोहतास का भी लगता है। तो टोटल 8 हो गए उत्तर प्रदेश के। झारखंड के कितने हैं? तो बिहार के 8 जिले झारखंड की सीमा को छूते हैं, इसका भी 8 है। कौन कौन सा? तो एक रोहतास है, उसके बाद औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका और भागलपुर और कटिहार। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो इसका भी 8 हो गया। अब पश्चिम बंगाल का देखिए, तो बिहार के केवल 3 जिले इसकी सीमा से लगते हैं। कौन कौन से लगते हैं? तो पहला है किशनगंज,
पूर्णिया का ये वाला हिस्सा और कटिहार। चूँकि उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों ही समान रूप से 8-8 जिलों के साथ सीमा बना रहे हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? तो ये है पीरपैंती रेलवे स्टेशन, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है, रोहतास में पाइराइट का सर्वाधिक भंडार है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। बिहार के रोहतास जिले में देश के कुल पाइराइट भंडार का लगभग 95% हिस्सा पाया जाता है और पाइराइट को मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। दूसरा है, चूना पत्थर कैमूर, भभुआ, मुंगेर एवं रोहतास जिलों में पाया जाता है। तो ये भी कथन सही है। चूना पत्थर मुख्य रूप से रोहतास, कैमूर और मुंगेर जिलों की कंदराओं और पहाड़ियों में पाया जाता है, जो सीमेंट उद्योग का मुख्य कच्चा माल है। तीसरा है, जमुई जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं। तो जमुई जिले में सोनो क्षेत्र में देश के सबसे बड़े स्वर्ण भंडारों में से एक की खोज की गई है, जो वर्तमान में बहुत चर्चा में भी है। तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। पहला देखिए, इस क्वेश्चन में बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है? तो हमारा ऑप्शन दिया है पहला, लीलाजन और सोन नदी, और सोन और मोहाना नदी। तो सोन नदी का जो उद्गम है अमरकंटक से होता है और ये पटना के पास गंगा में मिलती है, तो इसका फल्गु से सीधा संगम नहीं होता है। उसी तरीके से जो ऑप्शन सी दिया है, मोहाना और लीलाजन नदी, तो फल्गु नदी का निर्माण मुख्य रूप से लीलाजन, जिसे निरंजना नदी भी कहा जाता है, और मोहाना नदियों के गया के पास आपस में मिलने के यानी संगम से होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बहादुरगंज। तो बिहार के किशनगंज जिले में बहादुरगंज में पहली बार आधिकारिक तौर पर चाय के बागानों की नींव रखी गई है। अगला प्रश्न है, बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोहित दशकीय जनसंख्या वृद्धि के अनुसार सही क्रम हमें चुनना है। किसमें जनसंख्या वृद्धि, दशकीय जनसंख्या वृद्धि सबसे ज़्यादा है? तो देखिए, पहला है मधेपुरा, मधेपुरा का है, मधेपुरा का दिया है 31.1%। ये पूरे बिहार में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला है। उसके बाद किशनगंज का आता है, किशनगंज का हैगा 30.4% और सिवान का है 22.7%। तो आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में, तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में से किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो ज़्यादातर अनाज आधारित उद्योग ही यहाँ पे होते हैं। दाल उद्योग और जो गन्ना उद्योग है, दालों का उत्पादन सीमित क्षेत्र में होता है, इसका प्रभुत्व समग्र रूप से अनाज से कम है। और जो गन्ना उद्योग है यह भी बिहार का एक बड़ा उद्योग है, लेकिन हाल के दशकों में कई चीनी मिलों के बंद होने से इसका प्रभुत्व अनाज आधारित प्रसंस्करण की तुलना में कम हुआ है। अगला प्रश्न है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियाँ बनाई जाती हैं, वह प्रतिबिंब कैसा होगा? तो लेंस पे काले रंग की पट्टी बनाने से लेंस का वह हिस्सा प्रकाश की किरणों को रोक देता है, यानी अपवर्तित नहीं होने देता है। लेकिन लेंस का बचा हुआ पारदर्शी हिस्सा अभी भी घोड़े के हर भाग से आने वाली प्रकाश किरणों को एकत्रित करके उसका पूरा का पूरा चित्र पर्दे पर बनाएगा। क्योंकि लेंस से गुजरने वाले प्रकाश की कुल मात्रा यानी तीव्रता कम हो जाती है, इसलिए बनने वाला प्रतिबिंब कम चमक यानी कम तीव्रता वाला एक पूरा घोड़ा होगा, न कि कोई जेब्रा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कम चमक वाला एक घोड़ा। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो पहला दिया है ध्वनि का आयाम। तो आयाम ध्वनि की प्रबलता यानी लाउडनेस को निर्धारित करता है। तो ये तीव्रता से, तीक्ष्णता से संबंधित नहीं है। तीक्ष्णता का मतलब क्या है? पिच, PITCH, इसको हिंदी में तारत्व भी बोलते हैं। तो ये एम्पलीट्यूड यानी आयाम जो है ये लाउडनेस से संबंधित है, यानी कि प्रबलता से संबंधित है। दूसरा है ध्वनि का तरंग दैर्ध्य। तो ये सीधे तौर पर तीक्ष्णता का निर्धारण नहीं करते हैं, ध्वनि का वेग भी नहीं करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि ध्वनि की तीक्ष्णता या जो पिच है वो मुख्य रूप से ध्वनि की आवृत्ति द्वारा निर्धारित होती है, फ्रीक्वेंसी द्वारा होती है आवृत्ति। ठीक है,
उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि का तारतम्य अधिक और निम्न आवृत्ति वाली ध्वनि का तारतम्य कम होता है। जैसे कि बच्चों और महिलाओं की आवाज़ का जो तारतम्य है ज़्यादा होता है, क्योंकि उनकी आवृत्ति जो होती है अधिक होती है, और पुरुषों की आवाज़ की निम्न आवृत्ति होती है, इसलिए उनका ध्वनि तारतम्य कम होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फोटोवोल्टेइक सेल। तो यह प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डिजिटल उपकरणों, सौर पैनलों, लक्स मीटरों और प्रकाश संवेदकों में आउटपुट उत्पन्न करने के लिए सबसे आदर्श और विश्वसनीय साधन है। अगला प्रश्न है, बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रोलिंग घर्षण। तो जब पहिया या कोई गोल वस्तु किसी सतह पर लुढ़कती है तो चूंकि लुढ़कने के दौरान संपर्क क्षेत्रफल बहुत कम होता है, इसलिए रोलिंग घर्षण का मान स्थैतिक और सर्पिल घर्षण दोनों से बहुत कम होता है। इन दोनों से बहुत कम होता है। बॉल बेयरिंग मशीन के घूमने वाले हिस्से के बीच इसी सिद्धांत का उपयोग करके घर्षण और ऊर्जा की बर्बादी को कम करती है। अगला प्रश्न है, फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉलर को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? तो इसमें शामिल है न्यूटन की गति का दूसरा नियम। तो बल संवेग परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है, यानी कि F = del P/t। तो जब गोलकीपर अपने हाथों को पीछे खींचता है तो वह गेंद को रोकने के लिए समय को क्या करता है? बढ़ा देता है। तो समय बढ़ने से संवेग परिवर्तन की दर क्या हो जाती है? ये टोटल मिलके क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बटे में जितना बढ़ेगा ऊपर वाला हिस्सा सेम रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा F कम होगा, जिसके कारण गोलकीपर के हाथ पर गेंद द्वारा लगाया जाने वाला जो बल है F है, ये बहुत कम हो जाता है और उसके हाथों में चोट नहीं लगती है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी, संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में सक्षम बनाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से अवशोषित कण है? तो पहला दिया है बीटा किरण। तो ये तीव्र गति से चलने वाली ऋणात्मक रूप से आवेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अल्फा किरण, तो अल्फा कण वास्तव में द्विआवेशित हीलियम नाभिक He2+ होते हैं। इनमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, जिससे इन पर धनात्मक आवेश आता है। तो धनात्मक रूप से आवेशित है, तो ये बीटा वाला हो जाएगा। जो कैथोड किरण है, यह विसर्जन नलिका से निकलने वाली इलेक्ट्रॉनिक धारा होती है जिन पर ऋण आवेश होता है। तो राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए, वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना। तो जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उसकी गति की दिशा लगातार बदलती रहती है। इस गति को बनाए रखने के लिए केंद्र की ओर एक सतत बल की आवश्यकता होती है, जिसे अभिकेंद्री या केंद्राभिमुखी बल कहते हैं। इसके बिना वृत्तीय गति असंभव है। और इसका जो अभिकेंद्री बल का जो सूत्र होता है F = mv²/r होता है, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? तो जब 2 सतह आपस में रगड़ी जाती हैं तो उनके बीच का घर्षण बल उनकी गतिज ऊर्जा को अवशोषित करके उसे ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है। उदाहरण के लिए, जब हम सर्दियों में अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हैं तो घर्षण के कारण हमारे हाथ गर्म हो जाते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा। अगला प्रश्न है कि एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है, तो बस में बैठे यात्री किस ओर झुकेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बाईं ओर झुकेंगे। तो न्यूटन के पहले नियम के अनुसार कोई वस्तु अपनी गति की दिशा में बदलाव का विरोध करती है। तो जब बस सीधे चल रही होती है तो यात्रियों का शरीर भी सीधे रास्ते की गति में होता है। जैसे ही बस अचानक दाईं ओर मुड़ती है तो यात्रियों के शरीर का जो निचला हिस्सा जो बस के संपर्क में है दाईं ओर मुड़ जाता है, लेकिन शरीर का ऊपरी हिस्सा जड़त्व के कारण अपनी पुरानी सीधी रेखा में ही रहने का प्रयास करता है। इसके परिणाम स्वरूप यात्री बाहर की ओर यानी कि बाईं ओर झुक जाता है। अगला प्रश्न है, एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? तो सितार वादक सितार के तारों के तनाव को टाइट या ढीला करके उसकी कंपन करने की जो मूल आवृत्ति है उसको बदलता है। तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति की तालमेल रखता है। अगला प्रश्न है,
पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का एक उदाहरण क्या है? तो ये हो जाएगा मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल क्या है? तो एक द्रव है। तो यह एक द्रव है। द्रवों का भौतिक गुण होता है जिनका आकार निश्चित नहीं होता। उन्हें जिस बर्तन में डालो उसी का आकार ले लेते हैं, लेकिन उनका आयतन हमेशा निश्चित होता है। यही सही उदाहरण हो जाएगा। बाकी जो क्रिप्टन है यह एक क्या है? गैस है। तो गैसों का ना तो कोई निश्चित आकार होता है और ना ही कोई निश्चित आयतन होता है। वह जिस बर्तन में रखी जाती है उसी आकार का और आयतन पूरी तरह ग्रहण कर लेती है। कार्बन स्टील क्या है? तो यह एक ठोस है। तो ठोस पदार्थों का आकार और आयतन दोनों ही पूरी तरीके से निश्चित होता है। अगला प्रश्न है, कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं। इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण कौन से हैं? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। ये दोनों ही उभयधर्मी ऑक्साइड हैं। ये अम्ल और क्षार दोनों के साथ अलग अलग रासायनिक अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। बाकी में देखिए यहाँ पे ये दोनों तो सेम है, बट ये Cu कॉपर ऑक्साइड जो है ये एक क्षारीय ऑक्साइड है। क्षारीय ऑक्साइड है, इसलिए ये और ये दोनों ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अगर आप चाहें तो रिएक्शन करके देख। ZnO का मैं एग्जांपल दे देता हूँ। ZnO क्या है? अगर मान लेते हैं इसको, ये क्षार है, अगर तो इसको HCl से रिएक्शन अगर कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा? ZnCl2 प्लस H2O, यानी अम्ल के साथ क्षारीय व्यवहार कर रहा है ये। यदि ZnO को आप सोडियम हाइड्रोक्साइड 2NaOH से रिएक्शन कराएंगे आप, तो ये बनेगा सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंक ऑक्साइड प्लस H2O। तो ये क्षार के साथ क्या? अम्लीय व्यवहार कर रहा है यहाँ पे। तो इसलिए क्या है? ये एम्फोटेरिक है, यानी कि उभयधर्मी ऑक्साइड है। अगला प्रश्न है कि कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला दिया है कि नाइट्रस ऑक्साइड, इसका होता है N2O। तो यह एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है जिसकी ग्लोबल वार्मिंग क्षमता कार्बन डाइऑक्साइड से भी कई गुना अधिक होती है। दूसरा है मीथेन CH4। यह भी एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है जो कृषि गतिविधियों, धान के खेतों और मवेशियों की पाचन क्रिया से उत्सर्जित होती है। तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो यह भी मानवीय गतिविधियों द्वारा उत्सर्जित होने वाली सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार मानी जाती है। चूँकि तीनों ही गैसें वातावरण में गर्मी को रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर डैश गैस मुक्त करते हैं। तो जब कोई भी अम्ल जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसी धातु कार्बोनेट जैसे कि सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो रासायनिक प्रक्रिया के फलस्वरूप लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अनिवार्य रूप से बाहर निकलता है। उदाहरण के लिए यदि मैं Na2CO3 का रिएक्शन करा देता हूँ HCl के साथ जो कि अम्ल है, तो हमारा 2NaCl बनेगा प्लस जल बनेगा और प्लस CO2 गैस बनेगा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? CO2 गैस मुक्त करते हैं जब भी अम्ल धातु कार्बोनेट से अम्ल धातु कार्बोनेट, ये अम्ल है, ये अम्ल है और ये धातु कार्बोनेट है, धातु कार्बोनेट। तो इससे रिएक्शन करके क्या बना है? लवण, जल और गैस। तो CO2 गैस मुक्त करते हैं। इस कार्बोनेट की वजह से CO2 गैस निकलता है, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि HOOCCOOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है? तो ये है C2H2O4। 2 कार्बन है, 4 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इसको ऑक्जेलिक अम्ल का रासायनिक सूत्र कहा जाता है। यह एक द्विक्षारीय डाइकार्बोक्सिलिक कार्बोनिक अम्ल है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिटिक एसिड का क्या होता है? CH3COOH होता है और कार्बोनिक अम्ल का होता है H2CO3 जो कि एक अकार्बनिक कमजोर अम्ल है और सोडा वाटर या वातित पेयों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि आपको 3 परख नलियाँ दी गई हैं, उनमें से एक में आसुत जल है और अन्य 2 में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। इनमें से किसमें लाल लिटमस नीला हो जाएगा? तो क्षारीय विलयन का मूलभूत रासायनिक गुण है कि वह लाल लिटमस पत्र को नीले रंग में परिवर्तित कर देता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। और अम्लीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में बदल देता है।
तो हमारा यहाँ पे लाल लिटमस के रंग में कोई परिवर्तन नहीं करता है, इसलिए ये अम्ल तो नहीं होगा, क्योंकि लाल से ये नीला में हो रहा है तो ये क्षार की वजह से ही होगा। अगला प्रश्न है कि एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? तो ये सिरके के समान होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। टमाटर मुख्य रूप से ऑक्जेलिक अम्ल और सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, इसकी गंध एसिटिक अम्ल जैसी नहीं होती है। मिट्टी का तेल यह एक हाइड्रोकार्बन ईंधन है जिसकी गंध तीखी और विशिष्ट पेट्रोलियम जैसी होती है। सिरका में तो सिरका वास्तव में एसिटिक अम्ल का ही 4 से 8% जलीय विलयन होता है इसमें, इसलिए सिरके से आने वाली विशिष्ट तीखी खुशबू पूरी तरीके से एसिटिक अम्ल के कारण ही होती है। अगला प्रश्न है, शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती है? तो देखिए, पहला कथन दिया है कि सूखी HCl गैस की उपस्थिति में नीला लिटमस सूख जाता है, तो ये तो गलत है, क्यों HCl गैस कोई निर्जलीकरण एजेंट नहीं है और न ही इसकी वजह से लिटमस सूखता है। दूसरा है हमारा कि कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं होंगे, लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है, तो ये कथन बिल्कुल सही है कि शुष्क जो HCl गैस है वो शुष्क लिटमस पत्र का रंग इसी कारण से नहीं बदलती है। तो कोई भी अम्ल अपनी अम्लीय प्रकृति केवल जल की उपस्थिति में ही प्रदर्शित करती है। जब HCl गैस और लिटमस पत्र दोनों पूरी तरह शुष्क होते हैं तो HCl के अणुओं का आयनीकरण नहीं हो पाता है और हाइड्रोनियम आयन मुक्त नहीं होते हैं। तो चूंकि लिटमस का रंग बदलना इन आयनों की उपस्थिति पर निर्भर करता है, इसलिए रंग में कोई बदलाव नहीं होता है। हाइड्रोनियम आयन का बनता कैसे है? तो जब HCl पानी में घुलता है तो ये अपक्रिया ऐसे करता है। देखिए, HCl को जब हम पानी में डालेंगे H2O में तो ये H3O+ बनता है प्लस Cl- बनता है। तो यहाँ पे जो मुक्त H+ आयन कभी भी अकेले नहीं रह सकते, वे तुरंत पानी के अणु के साथ रिएक्शन करके H3O+ हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं और इसी की वजह से हमें पता चलता है कि एसिड है या बेस है। अगला प्रश्न है कि विषम का पता लगाइए, विषम शब्द का पता लगा। पहला है सीमेंट की सेटिंग, तो यह एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि सीमेंट में पानी मिलाने के बाद जो नए हाइड्रेटेड यौगिक बनते हैं उन्हें दोबारा पुरानी सीमेंट में नहीं बदला जा सकता है और यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसमें गर्मी निकलता है। कोयले का जलना, तो यह भी एक रासायनिक परिवर्तन है। कोयला जलाकर कार्बन डाइऑक्साइड और राख में बदल जाता है जिससे वापस कोयला प्राप्त नहीं किया जा सकता। फल का पकना, तो यह भी एक अपरिवर्तनीय रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि पकने के दौरान फल के भीतर विभिन्न एंजाइमों के कारण रासायनिक संरचना बदल जाती है। चूँकि तीनों के तीनों ही रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है, इसलिए इनमें से कोई भी अलग नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है, हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है उनके पास समान क्रिस्टल संरचना है, तो ये गलत है। हीरे की संरचना त्रिविमीय चतुष्फलकीय होती है, जबकि ग्रेफाइट की संरचना षटकोणीय परतीय होती है, हेक्सागोनल लेयर्ड होती है। दूसरा है उनके पास समान डिग्री की कठोरता है, तो ये भी गलत है। हीरा प्रकृति का सबसे कठोरतम ज्ञात पदार्थ है, लेकिन ग्रेफाइट अत्यंत नरम और चिकना होता है। उनकी विद्युत चालकता समान होती है, तो ये भी गलत है। ग्रेफाइट मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक होता है, जबकि हीरा विद्युत का पूर्ण कुचालक होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? चूँकि तीनों ही तीनों असत्य हैं, कोई सत्य नहीं है, तो ऑप्शन हमारा ई हो जाएगा। क्वेश्चन है कि किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं? तो रंध्र 2 कोशिकाओं से घिरे होते हैं जिन्हें द्वार कोशिकाएं कहते हैं। तो जब इन द्वार कोशिकाओं के अंदर पानी प्रवेश करता है तो वे फूल जाते हैं और रंध्र का छिद्र खुल जाता है। इसके विपरीत जब पानी बाहर निकल जाता है तो वे सिकुड़ जाती हैं और रंध्र का छिद्र बंद हो जाता है। तो आंसर होगा कोशिकाओं के में पानी की मात्रा पर ये निर्भर करता है। अगला प्रश्न है कि क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के डैश तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करता है। तो क्लोरोफिल मुख्य रूप से दृश्य प्रकाश के नीले और लाल तरंग दैर्ध्य वाले हिस्से को सबसे अधिक मात्रा में अवशोषित करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? पहला है आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना, उसको बोला गया है पेड़, तो ये ही सही नहीं है। जिन पौधों में तना कठोर होता है परंतु शाखाएं भूमि के ठीक ऊपर आधार के पास से ही निकलने लगती है, उन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कि गुलाब या नींबू। पेड़ों का तना बहुत ऊंचा होता है और मुख्य तना नीचे से शाखा विहीन होता है तथा शाखाएं काफ़ी ऊपर जाकर निकलती हैं। दूसरा है कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता, उसे लता बोलते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। पर्णवृत्त पत्ती को तने से जोड़ता है, तो यह मेल भी सही है। पर्णवृत्त
जिसे पेटियोल बोलते हैं। यह पत्ती का वह डंठल नुमा भाग होता है जिसके माध्यम से पत्ती जो है तने या टहनी से जुड़ी होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण क्या है? तो इसका कारण है ऑप्शन बी, वाष्पोत्सर्जन। तो पत्तियों के रंध्रों से पानी का वाष्प के रूप में लगातार उड़ना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। इस प्रक्रिया के कारण पत्तियों की कोशिकाओं में पानी की कमी हो जाती है, जिससे एक खिंचाव बल उत्पन्न होता है, जिसे वाष्पोत्सर्जन खिंचाव कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्वप्रतिकृति के योग्य बनाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति। तो क्लोरोप्लास्ट के पास अपना स्वयं का वृत्ताकार डीएनए, आरएनए और एक 70S राइबोसोम होता है। इसी स्वतंत्र आनुवांशिक तंत्र की उपस्थिति के कारण यह कोशिका के भीतर अपना संख्या स्वयं बढ़ा सकता है। अगला प्रश्न है, कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं जो मोड़े जा सकते हैं, वे क्या कहलाते हैं? तो वे कहलाते हैं कार्टिलेज। इसको हिंदी में बोलते हैं उपास्थि। ठीक है, तो यह एक लचीला और अर्ध सख्त संयोजी ऊतक है। ये हड्डियों जितना कठोर नहीं होता, इसलिए इसे आसानी से मोड़ा जा सकता है। जैसे हमारे कान का जो बाहरी हिस्सा है जिसको पिन्ना बोलते हैं, और नाक की नोक इसी की बनी होती है। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर डैश एक साथ रहते हैं। तो शैवाल और कवक एक साथ रहते हैं। ऑप्शन हो जाएगा सी। तो लाइकेन वास्तव में शैवाल और कवक के बीच एक सहजीवी संबंध है। इसमें शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है, और कवक रहने का स्थान, पानी तथा खनिज प्रदान करता है। अगला प्रश्न है कि मादा एनोफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है अधः स्तर के साथ एक कोण पर। ऑप्शन ए हो जाएगा। तो मादा एनोफिलीज मच्छर जब किसी सतह पर बैठती है तो उसका शरीर सतह के साथ लगभग 45 डिग्री के कोण पर तिरछा होता है। उसका जो सिर है वो नीचे और पिछला हिस्सा ऊपर की ओर उठा रहता है। और ये जो अधः स्तर की सतह के समानांतर दिया है, तो मादा क्यूलेक्स और एडिज इजिप्टी जो है मच्छर बैठते समय सतह के लगभग समानांतर बैठते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार कौन सा है? तो ये है लिम्फोसाइट। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। इसको WBC का ये एक प्रमुख प्रकार है जो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली की रीढ़ है। ये मुख्य दो प्रकार की होती है, एक होता है बी लिम्फोसाइट और एक होता है टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट जो एंटीबॉडी बनाती है और टी लिम्फोसाइट जो संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करती है। अगला प्रश्न देखिए, मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती हैं। तो मांसपेशियां कभी भी हड्डी को धक्का नहीं दे सकती, वे केवल खींच सकती हैं। इसलिए हड्डियों को मोड़ने और सीधा करने के लिए जोड़ों पर हमेशा विरोधी मांसपेशियों के जोड़े जैसे कि फ्लेक्सोर और एक्सटेंसोर की आवश्यकता होती है। मांसपेशियां जोड़े में काम करती है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। हड्डियां तभी हिलती है जब एक मांसपेशी सिकुड़ती है और उसकी साथ ही मांसपेशी शिथिल होती है, जैसे कि बाइसेप्स और ट्राइसेप्स। सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी, सख्त और मोटी हो जाती है, ये भी कथन सही है। तो संकुचन के दौरान मांसपेशियों के तंतु सिकुड़कर मोटे और छोटे हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किसी कूट भाषा में यदि फास्टर को इस तरीके से लिखते हैं और मॉन्क को इस तरीके से, तो गाइड को इस भाषा में कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले हम फास्टर का लिख लेते हैं F6 A1 S19 T20 E5 R18। अब इसको देखिए, इसका होगा 22, इसका जो अपोजिट होगा वो होएगा 21 में 1 जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा 22। फिर यहाँ पे है ये 2, तो इसमें हमने 1 जोड़ दिया तो हमें मिल गया यहाँ पे 2, यानी कि इसमें कितना जुटा है? 1 जुटा है। फिर 19 के साथ यहाँ पे 9 है, यानी कि 19 में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो होगा 27, और 8 में प्लस 1 जोड़ दिए तो हो गया 9। तो इसमें हो क्या रहा है कि जो विषम स्थान के अक्षर हैं उसके विपरीत स्थानीय मान +1 हो रहा है। देखिए, विषम स्थान के अक्षर बराबर हम क्या लिखेंगे? विपरीत स्थानीय मान +1, और उसके विपरीत क्या है? सम वाला। अगर देखें हम, सम स्थान के अक्षर बराबर समान
स्थानीय मान प्लस 1 हो जाएगा। यानी कि जो सम संख्या पे है इसका, इसका और इसका, इसमें बस एक जुट रहा है। 1 का 2 हो गया, 20 का यहाँ पे 21 हो जाएगा, 18 का ये 19 हो जाएगा। लेकिन जो विषम स्थान पे है उसमें हम उसका विपरीत वाला जोड़ेंगे और प्लस 1 भी जोड़ेंगे। उसी तरीके से मौंग का देखिए, ये क्या है, 13 है, 13 का विपरीत होता है 14, 14 में 1 जोड़ेंगे तो 15, तो यहाँ पे 15 दिया हुआ है। फिर ओ का होता है 15, तो 15 का 15 ही रहेगा, इसमें 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16, तो ये हो गया 16। क्यों? क्योंकि ये सम स्थान है और ये विषम स्थान है। तो अब गाइड का देखिए, गाइड का क्या होगा, G7 U21 I9 D4 E5, ये विषम स्थान पे है, 1 से शुरू हो रहा है, ये भी विषम है और ये भी विषम है। तो इसके विपरीत में हम 1 जोड़ देंगे। इसका विपरीत क्या होगा, 20 होगा, 20 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 21, 21 का 21 ही रखेंगे, इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 22। फिर 9 का विपरीत होगा 18, 18 में 1 जोड़ेंगे तो होगा 19। फिर ये सम संख्या है तो सम संख्या में हम प्लस 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5। फिर इसका विपरीत होगा 22, 22 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23। तो 21, 22, 19, 5, 23, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा ए। अगला प्रश्न देखिए, एक आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है और परिमाप 26 सेंटीमीटर है, तो इसकी भुजाएं क्या होंगी। तो मान लेते हैं कि जो आयत की लंबाई है L है, चौड़ाई है B है, तो L गुने B बराबर हमें दिया है 30 और परिमाप क्या होता है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, ये दिया है हमें 26। हमें करना क्या है, इसकी भुजाएं निकालनी है। तो आप सीधे ऑप्शन से मान रख के देखिए, देखिए 5 6 के 30 हो रहा है सही, और यदि पे 5 और 6 रखें तो 6 5 11, 11 दूनी 22, ये 26 दिया है तो ये तो नहीं होगा। 15 दूनी 30 हो रहा है, 2 प्लस 15 रखेंगे तो ये कितना 17, 17 में 2 से गुणा करेंगे तो 34, ये भी नहीं होगा। 10 गुणे 3 30 हो रहा है और 10 प्लस 3 कितना होगा 13, 13 में 2 से गुणा करेंगे तो मिलेगा 26। तो राइट आंसर हमारा यही हो जाएगा ऑप्शन सी। यदि आप चाहें तो इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। आपको करना ये है, यहाँ से L प्लस B निकालेंगे तो ये हो जाएगा 13, यहाँ से B का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 30/L। अब इसके जगह पर रख दीजिए L प्लस B का मान है 30/L बराबर 13 हो जाएगा। ये हो गया L² प्लस 30 बराबर 13L, तो L² माइनस 13L प्लस 30 बराबर 0। L का मान हो जाएगा B प्लस माइनस अंडर रूट, माइनस भी होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 13 प्लस माइनस अंडर रूट B² यानी 169 माइनस 4AC यानी 120 बटे में 2A यानी 2 × 1। तो L बराबर हमें क्या मिलेगा 13 प्लस माइनस 169 में से 120 जाएगा तो बचेगा हमारे पास क्या 49, 49 का स्क्वायर रूट होता है 7 बटे में 2। तो L बराबर 13 7 20 बटे में 2 यानी 10, और 13 में से 7 गया 6, 6 बटे 2 करेंगे तो वो 3 हो जाएगा। तो 10 और 3 यानी L का मान यदि 10 रखेंगे यहाँ पे तो B मिल जाएगा 3, और यदि L का मान हम 3 रखेंगे तो B मिल जाएगा 10, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% की छूट देता है जिसका अंकित मूल्य 400 है। यदि वह 10% GST लेता है तो उस वस्तु का अंतिम मूल्य क्या होगा। तो मार्केट प्राइस जो है, अंकित मूल्य जो है वो है 400 रुपये। 10% छूट के बाद हमारा मूल्य क्या हो जाएगा, तो 400 गुने 90 बटे में 100, 0 से 0 कैंसिल, 360 हो जाएगा अगर 10% छूट देके बेचे तो। अब कह रहा है कि इस पर 10% GST लगाना है, तो 360 प्लस 360 का 10% GST, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 360 प्लस 36, तो ये हो गया 396। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में सजाइए। तो ये जो है भारतीय वरीयता अनुक्रम के अनुसार पदों का घटता क्रम हमें इसमें सजाना होगा। पहले रैंक पर आता है राष्ट्रपति पहला नंबर, उसके बाद उपराष्ट्रपति दूसरे नंबर पे, तब प्रधानमंत्री तीसरे नंबर पे, तब उसके बाद संसद और लोकसभा के सदस्य आते हैं 5वें नंबर पे, और लोकसभा अध्यक्ष और स्पीकर जो आते हैं वो आते हैं 6ठे नंबर पे। तो हमारा क्रम क्या हो जाएगा 2 1 4 5 3 5, ये 5वें क्रम पे आते हैं ये, और ये 6ठे क्रम पे 2 1 3 5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 1 4 3 5। अगला प्रश्न है कि रेशमा अपनी संपत्ति का 1/4 एक धर्मार्थ संगठन को दे देती है और बची हुई संपत्ति को अपने 3 बच्चों में बराबर बांटती है। प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली संपत्ति का भाग क्या होगा। तो उसके पास मान लीजिए X
संपत्ति है, ठीक है। इसमें से क्या करती है वो 1/4 उसने 1/4 एक्स उसने दे दिया, एक संगठन को दे दिया, तो बचा क्या इसमें से एक्स में से x/4 घटा देंगे तो बचेगा इसके पास 3x/4। अब इस 3x/4 को अपने 3 बच्चों में बराबर बांट देती है, तो हम 3 से क्या करेंगे भाग दे देंगे, तो 3 से 3 कैंसिल, यानी x/4, यानी कि 1/4 जो है हर एक बच्चे को संपत्ति मिलेगी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला है प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, तो ये कथन सत्य है। आयत की परिभाषा है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, जो कि वर्ग में भी लागू होता है। दूसरा है प्रत्येक समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है, तो ये भी कथन सत्य है। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती हैं, जो समचतुर्भुज में भी होती है। प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है, तो ये भी सत्य है। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, जो वर्ग में भी होती है, इसलिए तीनों कथन सत्य है। असत्य पूछ रहा था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। क्वेश्चन है कुछ सदस्यों के एक परिवार में बी कहता है कि आर मेरी बहन ए की पुत्री है। यहाँ पे मान लीजिए बी है, ये कह रहा है कि आर जो है मेरी बहन ए की पुत्री है। आर जो है मेरी बहन ए की पुत्री है, जो टी की इकलौती पुत्री है। यानी टी की इकलौती पुत्री कौन है, तो उसकी बहन है। तो बहन किसकी पुत्री है इकलौती, टी की पुत्री है। यानी कि ये जो बी इसका भाई होगा यहाँ पे। अब आगे बढ़िए, एक्स टी और जेड की संतान है, जो एच की दादी या नानी हो सकते हैं। तो एक्स जो है टी और जेड का संतान, तो टी यहाँ पे है, इसका विवाह हुआ होगा जेड के साथ, ठीक है, और इसका पुत्र है कौन, एक्स है, तो ये एक्स यहाँ पे ऐसे रिलेटेड होगा बिल्कुल। अब आगे बढ़िए, ये लिखा है कि जो एच की दादी नानी है, तो एच हो सकता है इसका पुत्र हो या इसका। यहाँ पे देखेंगे एक्स अविवाहित है, तो एच इसी का पुत्र या पुत्री जो भी हो होगा। आगे बढ़ेंगे तो के एम की माँ है, जो एच की इकलौती बहन है। तो एम जो है जो एच की इकलौती बहन है, के एम की माँ है। एम की माँ है कौन, के से विवाह हुआ होगा बी का, ये इकलौती बहन है एच की। यदि एस ए का जीवन साथी है, तो एस का जो विवाह हुआ है, ये एस है, इसका विवाह हुआ है किससे, ए के साथ, सॉरी एस के साथ, एस के साथ इसका विवाह हुआ है। तो के का एस से किस प्रकार संबंध है, तो एस का विवाह हुआ है ए से, ए का भाई है बी और बी की पत्नी है के। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बहनोई हो गया या फिर साला की पत्नी हो गई के, एस के लिए। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है शब्द डायरी के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, चाहे उनके अर्थ हो या ना हो। तो इसमें कुल अक्षर की संख्या कितनी है, n = 1 2 3 4 5, 5 है। तो यहाँ कोई भी अक्षर दोबारा नहीं आ रहा, सभी यूनिक हैं, अद्वितीय हैं। तो कुल शब्दों की संख्या क्या होगी, 5 फैक्टोरियल हो जाएगी। 5 फैक्टोरियल मतलब 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 बराबर 120 शब्द होंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या माइनस तीसरी संख्या कीजिए, तो 58 में से 44 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा सॉरी ऐसे नहीं, पहली संख्या ये है, तीसरी संख्या है ये है, इन दोनों का अंतर कितना होगा, 44 में से 37 जाएगा तो 7 होगा, और 7 में 7 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 49। पहली संख्या और तीसरी संख्या, इसमें 58 में से 53 जाएगा तो क्या बचेगा 5, 5 में 7 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 35। फिर पहली संख्या और तीसरी संख्या, तो 52 में से 41 जाएगा तो बचेगा कितना 11, 11 में 7 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 77। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि दी गई श्रृंखला में समान पैटर्न का अनुसरण करते हुए लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो तर्क दिया है वो इस तरीके से है, पहले इसका डिफरेंस ले लेंगे तो ये आएगा 5, ये 12, ये 30, ये 56 और ये हो जाएगा 130। इसके आगे का हमें पता करना है। तो 5 कैसे आया है, 5 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 1, 12 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 3, 30 को
30 को क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर प्लस 5, और 56 को लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर प्लस 7। उसी तरीके से 130 को लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर प्लस 9। तो इसमें देखिए 1 2 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9 हुआ है, तो 9 2 यहाँ पे क्या आएगा 11 आएगा। इसको देखिए 2 3 5 7, 9 के बजाय 11 आया है, इसका मतलब क्या है कि ये अभाज्य संख्या ले रहा है, अभाज्य संख्या ले रहा है ये सब। तो 11 के बाद अभाज्य संख्या, अगला अभाज्य संख्या क्या आता है 13, तो 13 का कर देंगे स्क्वायर, तो 13 13 169 प्लस 11 कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, यानी x की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा 180। अब 180 248 में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 428, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।